हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ स्पेशल 1.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आप जैसे जानते हैं कि मैथ फाउंडेशन का बैच आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज दूसरी क्लासेज है उसकी। तीसरी क्लासेज है, पहले में तो मैंने आपको बेसिक बताया था, दूसरे क्लासेज में आपको कुछ चीज़ें मैंने आपको संख्याओं पर आधारित बताया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो परसेंटेज की जान है। मतलब परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ स्पेशल 1.0 स्टार्ट हो चुका है आपका। ये सभी एग्जाम के लिए होगा, चाहे अगर आप यूपीपी की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, एसएससी की करते हैं, रेलवे की करते हैं, जीडी की करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कहाँ करेंगे, तो ये यहाँ पर एमबीडीपी लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पर डालेंगे तो एमबीडीपी, एमबीडीपी स्टेट एग्जाम, स्टेट एग्जाम, तो चाहे इस नाम को डालेंगे, लेकिन जो आपका आएगा अभी सर्च में यही है, लेकिन आपका जो रहेगा वो सिलेक्शन पथ, सिलेक्शन पथ हिंदी में पथ है ये। इस एप्लीकेशन पर आपको ये बैच मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, आप वहां से भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो लड़के जो दरोगा की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बैच आया हुआ है, यूपीएसआई 2025-26 दरोगा रैंकर बैच। ये मात्र केवल आपको 11 रुपए में आपको मिलेगा। अब केवल ट्रिक के साथ जितने भी स्मार्ट स्मार्ट सोल्यूशन होते हैं, स्मार्ट स्मार्ट तरीका होता है, उससे सारे तरीके से क्वेश्चन को आपको कराया जा रहा है। तो आप इस बैच को भी दरोगा रैंकर बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे दरोगा वाले बच्चों को बहुत ही फायदा होगा। इसमें सारी चीजें आपके जितने पीवाईक्यू हैं, सब चीज ट्रिक से आपको सारी चीजें सॉल्व कराई जाएंगी। तो कल तक हम लोग कहां तक पढ़े थे, अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग यहां से प्रतिशत का जो है, प्रतिशत में जो हम लोग पढ़े थे, कल तक हम लोग यहां तक पढ़े हुए थे। अगर हम बात करें, सारी चीजें आपको ए टू जेड आपको मिल जाएगी। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था क्वेश्चन में, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग को पढ़ना है इनकम। अब इस इनकम के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इनकम इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें 10 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, इसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है वो 10 टाइप का पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये 10 टाइप क्या यही पूछा जाएगा, नहीं। अगर हम बात करें इसमें तीन चीजें में, अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो परसेंटेज में 4 टाइप का पूछा जाएगा। अगर हम रेशियो में, अब दूसरी वाली बात जो होगी रेशियो, जब मैं अगर आपको रेशियो वाली बात पढ़ाऊंगा तो रेशियो में कितने टाइप का पूछा जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 4 टाइप। और जब अगर मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा, एलिगेशन या मिक्सचर, जब अगर मैं आपको एलिगेशन या मिक्सचर पढ़ाऊंगा, 2 टाइप का क्वेश्चन वहां पर पूछा जाएगा। मतलब टोटल इनकम से 10 टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। 4 टाइप के क्वेश्चन आपको परसेंटेज में मिलेंगे, 4 टाइप के क्वेश्चन आपको रेशियो में मिलेंगे, और एलिगेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम 4 टाइप इस परसेंटेज के अंदर सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और आज एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे कि एक नया कॉन्सेप्ट क्या है इनकम का, कि इसमें कौन सा तरीका हम लोग लगाएंगे और सारी चीजें लगाएंगे। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को पढ़ने का 3 तरीका है। तो जैसे अगर हम कल पीछे के टॉपिक अगर हम लोग ये पढ़ रहे थे, तो इसमें कौन सा तरीका लगा रहे थे, बैलेंस मेथड लगा रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो चीज जिसका मान दिया है और दूसरे का मान क्या किया है पूछा, उसी के अकॉर्डिंग आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इनकम वाले में चलते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, बेसिक क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। बेसिक से एकदम हाई लेवल तक हर एक चीजों को पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं इनकम का। अब ये क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने फ्रेंड को देता है तथा शेष बचे हुए धन का, देखो यही मेन लाइन होता है क्वेश्चन में, कहा तथा शेष बचे हुए धन का, ये कहा कि शेष बचे हुए धन का 25% अपने भाई को देता है तथा पुनः शेष बचे हुए धन का 30%, देखो फिर यहां पर क्वेश्चन बोला शेष बचे हुए धन का 30% अपने वाइफ को देता है। यदि अंत में उसकी बचत, ये करा कि यदि अंत में उसकी बचत इतना हो तो बताओ उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। इस क्वेश्चन के लगाने का टोटल 3 तरीका है। एक बेसिक तरीका है, आज समझेंगे आज सक्सेसिव तरीका क्या होता है और ये कहां कहां आपका अप्लाई होता है इसके बारे में आज जानेंगे, और लाइन मेथड। 3 तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और तीनों तरीकों को हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले बेसिक से मैं आपको बताता हूं कि बेसिक से आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है, कट तो नहीं रहा है। चलो, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का, तो आप जानते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन को बेस 100 मान के लगाते हैं। पहले 100 मान के आपको बताता हूं, फिर डायरेक्टली आप कैसे करेंगे उसके बारे में बात समझेंगे। पहला तरीके से समझते, क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, तो 20% कह रहा है कि इसका मतलब यही है कि अगर उस व्यक्ति की आय अगर 100 रुपए रही होगी, तो ये कह रहा है कि वह उसमें से कितना खर्च करता है, तो अब आप कहेंगे सर 20%। 20 रुपए खर्च करता है किसको? अपने फ्रेंड को। ये किसको देता है? तो अब आप कहेंगे कि सर ये फ्रेंड को देता है। किसको देता है? थोड़ा फिर से मैं इसको लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं। ये करा कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर 100 रुपए है, तो वह उसमें से कितना रुपए देता है? तो अब आप कहेंगे कि 20 रुपए। और 20 रुपए किसको देता है? तो अब आप कहेंगे कि सर ये फ्रेंड को देता है। तो बताओ, जब 100 रुपए में 20 रुपया फ्रेंड को दे दिया, तो बताओ बचा कितना? तो अब आप कहेंगे सर ये 80 रुपए बचा। अब क्वेश्चन में कह रहा है तथा पुनः शेष बचे हुए धन का, तो अब बताओ शेष बचे हुए धन, तो बताओ शेष कितना बचा हुआ है? 100 रुपया, 20 रुपया के 80 रुपया? अब आप कहेंगे 80 रुपए। अब कह रहा है शेष बचे हुए धन का कितना परसेंट? तो कह रहा है शेष बचे हुए धन का 25%। तो शेष बचा हुआ धन कितना है? तो अब आप कहेंगे सर 80 है। 80 का 25%, 25% का मतलब 25 बटा कितना हो जाएगा? 100। तो आप बोल सकते हो 25 से कहीं 25, 25 चौका 100, और 4 से काट देंगे कितना हो जाएगा? 20। बताओ ये 20 रुपया किसको दे देगा? तो ये कह रहा है कि 20 रुपया किसको देता है? तो अपने भाई को देता है, दैट इज वह ब्रदर को देता है। 20 रुपया ब्रदर को दिया, तो बताओ बचा कितना? तो अब आप कहेंगे कि सर उसके पास 60 रुपया बचा। अरे भाई 100 रुपया था, 20 रुपया फ्रेंड को दिया, बचा 80, 80 में 20 रुपया भाई को दिया, बचा कितना? 60। अब फिर पुनः क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तथा पुनः शेष बचे हुए धन का 30% अपनी वाइफ को। तो अब बताओ शेष बचा हुआ धन कितना है? 100 है, 80 है कि 60? 60। तो अब कह रहा है 60 का 30%। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, तो यही कह रहा है कि 60 का मतलब गुणा 30%। 30% का मतलब 30 बटा कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 36 कितना हो जाएगा? 18। तो यही कह रहा कि ये 18 रुपया किसको दिया है? तो ये वाली बात कह रहा कि ये वाली जो वैल्यू है वह अपनी वाइफ को दिया है। तो बताओ उसके पास बचा कितना? अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 60 में से 18 अगर हम घटा देंगे, तो लास्ट में उसके पास जो बचा है वो कितनी है? 42 रुपए। अब क्वेश्चन में ये वाली बात करा कि यदि अंत में उसकी बचत, ध्यान से समझना यही वाली बात, कि अगर उसकी बचत इतना रुपए है, तो कल मैंने बताया था तुलना हमेशा समान केस में होती है। बचत की तुलना बचत से, इनकम की तुलना इनकम से, और खर्च की तुलना खर्च से। तो क्वेश्चन में कहा कि 14,700 किसकी वैल्यू है? तो आप कहेंगे बचत। तो बताओ इस पूरे में बचत कौन है? तो आप कहेंगे लास्ट में ही 42 बचत है। इसका मतलब जो वैल्यू दिया है वो कई यूनिट की वैल्यू दिया है? 42 यूनिट की वैल्यू दिया है। तो क्या आप लिख सकते हो कि 42 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे क्वेश्चन में कितना दिया है? 14,000 कितना है? तो आप कह सकते हो 14,000 कितना? 700। पूरा दिख रहा है? तो देखो इसको अगर आप काट पीट देंगे, तो क्वेश्चन में कह रहा है इनकम बताओ, यानी हमको 100 यूनिट का मान बताना। 21 से काट दो, देखो 21 दूना 42 हो जाएगा। 21 साते, ये 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 2 यूनिट का मान 700, तो बताओ 1 यूनिट का मान कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 2 5 कितना होगा? 0। 350। तो क्वेश्चन में कहा इनकम बताओ, यानी इनकम बताना है, तो डबल जीरो और बढ़ा दोगे तो 100 हो जाएगा। तो इसको भी डबल जीरो बढ़ा दोगे तो ये वाली बात हो जाएगा कितना? 35,000। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? ये था इसका बेसिक तरीका जिससे आप लोगों ने लगाया। तो ये बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का। अब इस क्वेश्चन का स्मार्ट अप्रोच क्या है? अब यहां से एक नए तरीके के बारे में बात करेंगे। वो क्या तरीका है अब उसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे एक बात कहा था कि सक्सेसिव एक ऐसा मेथड है जो पूरे मैथ के अंदर कितने टॉपिक के अंदर? कम से कम आपके 8 से 9 टॉपिक के अंदर काम करता है। अच्छा, कहां लगाएंगे सक्सेसिव मेथड? सबसे पहले उसे आप समझिएगा। अब इसका मेथड नंबर 2 स्मार्ट तरीके से कैसे आप लगाएंगे उसको जानने से पहले अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप समझिएगा इसको दूसरे तरीके से आप लगाएंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे, अब आप लगाएंगे सक्सेसिव। अब आप कहोगे सर ये कौन सा तरीका, ये कौन सी बात आ गई? सक्सेसिव लगता कहां है? अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम मैथ के बारे में बात करें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम मैथ के बारे में बात करें तो मैथ में ये 8 चैप्टर के अंदर काम करता है। कहां कहां लगेगा? तो अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मैथ में कहीं पर भी, ध्यान से समझिएगा, अगर मैथ में कहीं पर भी अगर शुरू और अंत का अगर हम बात करें, अगर जहां पर भी शुरू और अंत का कॉन्सेप्ट होगा, शुरू और अंत का कॉन्सेप्ट होगा, वहां पर हम क्या करेंगे?
वहां पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। अच्छा ये भी बात ध्यान रखिए, सक्सेसिव मेथड दो प्रकार से लगाते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल लगाते हैं। तो कहां परपेंडिकुलर लगाते हैं, कहां हॉरिजॉन्टल लगाते हैं, वो सारी चीजें बाद में बात करेंगे। तो शुरू और अंत, अब आप कहोगे सर यहां कहां पे शुरू और अंत है, तो सबसे पहले अगर हम परसेंटेज टॉपिक के बारे में बात करें, परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज में कहां कहां ये लगेगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आप इनकम वाली बात पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आज आप तैयारी कर रहे हैं, कल को अगर आप नौकरी पा जाएंगे तो आपको वहां से सैलरी मिलेगी। मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो वो आपकी क्या होगी, तो अब आप कहेंगे सर इनकम या आय होगी। अरे भाई जैसे मान लीजिए कि अगर आप कल को नौकरी पा गए तो आपकी सैलरी जो होगी शुरुआती स्टेज होगी, तो उसे ही हम इनकम बोलेंगे। 50,000 रुपए आपकी इनकम है, तो उस 50,000 रुपए में आप क्या करेंगे, कुछ घर पे देंगे खर्च करेंगे, कुछ अपने ऊपर खर्च करेंगे, कुछ आप अपने मैडम को देंगे, ठीक है, आप अपने कुछ महिला मित्र को देंगे। तो लास्ट में आपकी क्या होगी, अंत में आपकी क्या होगी, बचत होगी, सेविंग। तो आप समझ गए लास्ट में क्या होगी, बचत। तो इनकम इज द इनिशियली और सेविंग इज द फाइनली, इसे हम क्या कहेंगे, शुरू और अंत। ये कहां पे हुआ, परसेंटेज। इसी परसेंटेज के अंदर अगला टॉपिक जब आप पढ़ेंगे वहां पर भी यही तरीका लगेगा। कौन सा, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। क्या बोलेगा वहां पर कि आज एक शहर की जनसंख्या, वहां बोलेगा आज एक शहर की जनसंख्या, आज एक शहर की जनसंख्या 10 लाख है, यानी शुरुआती स्टेज में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में आज एक शहर की जनसंख्या 10 लाख है, अगर कहेगा 10% की दर से बढ़ रही है, तो बताओ 2 साल बाद कितना होगा। तो 2 साल बाद वाली बात क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ये दैट इज क्या होगा, आफ्टर हो जाएगा। यानी आपने क्या समझा, यहां पर ये शुरुआत हुई और यहां पर ये अंत हुआ, तो वहां पर भी कौन सा तरीका लगेगा, दैट इज सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। बात समझ गए, ये तो परसेंटेज की बात हुई। अगर हम यही चीज प्रॉफिट कहां कहां लगेगा, इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझना। ये तरीका और कहां कहां लगेगा, जब अगर आप प्रॉफिट लॉस के अंदर जाएंगे तो क्वेश्चन बोलेगा ए ने एक मोटरसाइकिल खरीदा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेचा। तो वही वाली बात, जब अगर आप कहेंगे कि ए ने एक मोटरसाइकिल खरीदा, ए ने किसको बेचा, आप कहेंगे बी को, बी ने किसको बेचा, सी को, और सी ने किसको बेचा, डी को। ई तक भी हो सकता है, तो कहेगा अगर डी इतने रुपए में खरीदा तो बताओ ए ने कितने रुपए में खरीदा। ये वाली बात आपसे कहेगा, इसके बारे में आपसे बात करेगा। यही चीज अगर डिस्काउंट के अंदर जाएगा, देखना कहां कहां ये चीजें अगर आपको लगेगा, ये सारी चीजें वहां पर लगेगा डिस्काउंट। जब अगर आप डिस्काउंट पढ़ेंगे तो यही चीज वहां पर क्या कहेगा कि जैसे अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो एमआरपी, जैसे अगर कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले कोई सामान अगर आप खरीदते हैं तो जब वस्तु अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आप उसको उलट पुलट कर देखते हैं कि कहां पे लिखा हुआ है उसका प्राइस। तो जब कभी किसी वस्तु पर, जैसे अगर आप मान लीजिए कोई मोबाइल खरीदने गए, जब मोबाइल अगर आप खरीदने गए तो वहां पर जब अगर आप उसका दाम देखेंगे कि इसका दाम 15,000 रुपए है, तो जो 15,000 रुपए आपने देखा वो उसका क्या कहलाएगा, तो अब आप कहेंगे कि एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो बताओ उसको आपने पहली बार देखा कि पांचवी बार, तो आप कहेंगे पहली बार, तो वो हो जाएगा इनिशियली हो जाएगा। तो जब 15,000 की मोबाइल है तो आप दुकानदार से कहते हैं कि भाई साहब लेने देने वाली बात बताओ, तो वो आपको कुछ कम करके बताता है कि ये फाइनली आपको 12,000 रुपए 13,000 रुपए में पड़ेगी। तो फाइनली वाली वैल्यू क्या होती है, एसपी। तो यहां पर एमआरपी इज द इनिशियली और एसपी इज द फाइनली, वहां पर भी कौन सा तरीका लगेगा, दैट इज सक्सेसिव। तो अगर ये वाली बात करें थोड़ा सा और मैं बताता हूं इसमें आपको और कहां कहां लगता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर इसी टॉपिक को अगर आप लेके जाएंगे सीआई के अंदर, अब बताओ सीआई में भी यही चीज वहां पर लगेगा। जैसे सीआई में अगर आप मान लीजिए कि अगर आपके पास पैसा है, पैसा कमा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, बैंक में ले आके जमा करते हैं। तो जब पैसा बैंक में जमा करने जाते हैं, तो जो जमा करने जाते हैं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो जो पैसा आप जमा करते हैं वह पैसा आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल, जिसको आप क्या बोलते हैं, मूलधन। तो जो पैसा आप जमा करने जाते हैं वो मूलधन होता है। तो आप शुरुआती में जाते हैं, मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया बैंक में, अब बैंक आपको कुछ ब्याज देती है, तो मान लो 2 साल बाद अगर आप जाएंगे तो जो बैंक से जो आपको पैसा मिलेगा वो वाला पैसा आपको 2 साल बाद यानी अंतिम में जो मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज अमाउंट। इसे आप क्या बोलते हैं, मिश्रधन। यानी अगर हम बात करें, देखो यही जो प्रेजेंट है ये प्रिंसिपल बन जाता है, यही जो आफ्टर है ये क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। यानी आपने क्या समझा, जहां पर भी शुरू और अंत का कॉन्सेप्ट होगा वहां पर हम क्या लगाने का प्रयास करेंगे, हम वहां पर सक्सेसिव मेथड लगाने का प्रयास करेंगे। बात समझ गए। आज तक आपको किसी ने इतने तरीके से आपको नहीं बताया होगा कि ये चीजें कहां कहां लगेगी। मैं जोड़ करके बता रहा हूं कि हर एक जगह ये चीजें लगेंगी और सारी चीजें हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में क्यों लगेगा, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन हमारा ही है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब आपको कैसे लगाएंगे यहां पर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, अब उसके बारे में मैं आपको जानने का प्रयास में बताता हूं आपको क्या करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का, तो अब आपको मेथड नंबर 2 से कैसे लिखना है, तो एक जगह आप यहां पर लिखेंगे इनकम। अगर हम बात करें, ब्लैक पेन कर लेता हूं, तो एक जगह हम यहां पर कर लेते हैं, एक जगह हम यहां पर कर लेते हैं इनकम।
तो ये हो जाएगा आपका इनकम, और लास्ट में आपकी क्या हो जाएगी, तो अब आप कहेंगे सर लास्ट में हमारी सेविंग हो जाएगी। अब बताओ क्वेश्चन में करा एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, बताओ जैसे ये 20% बोला तो तुरंत आपके माइंड में कौन सी बात आनी चाहिए, 1/5। अब बताओ जब 1/5 है, कह रहा है कि किसको देता है, वो अपने फ्रेंड को। जब कोई व्यक्ति किसी को पैसा देता है तो क्या होता है, कम। इसका मतलब अगर ये 5 रुपए रहा होगा तो 1 रुपए दे दिया तो बताओ कै रुपए हुआ, 4। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देता है तथा शेष बचे हुए धन का। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जहां जहां शेष बोलेगा वहां पर आप लाइन चेंज कर देंगे, जहां जहां रिमेनिंग बोलेगा अब उस लाइन को चेंज कर देंगे। तो बोला शेष, यानी अब नीचे वाली लाइन से लिखना है शेष बचे हुए धन का 25%। बताओ 25% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/4। इसका मतलब 4 रुपए था तो 1 रुपए दे दिया तो बचा कितना, 3 रुपए। तो देने का मतलब कम हुआ, अपने भाई को देता है तथा पुनः शेष, देखो यहां फिर शेष बोला, मतलब नीचे वाली लाइन से जहां जहां शेष देगा वहां पर लाइन चेंज कर देंगे। तो शेष बचे हुए धन का 30%। बताओ 30% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 3 बटा कितना, 10। इसका मतलब यही है कि 10 रुपए में अगर 3 रुपया दे दिया तो बताओ बचा कितना, 7 रुपए। बस अब यही चीज है, तो अब यहां पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। मतलब आपने क्या समझा, लाइन कहां चेंज करना है, जहां रिमेनिंग लिखा होगा वहां पर आपको लाइन क्या करना है, चेंज। ये वाली बात ध्यान रखना, जहां पर रिमेनिंग लिखा होगा वहां पर लाइन चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे थोड़ा सा टफ होगा, तो अगर आप इस चीज को नहीं जानते हैं तो आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करते हैं कि अब इसमें होता क्या है कि जो आमने सामने लड़ाई, आमने सामने, तो जो अगर आमने सामने कट रहा उसको काट दीजिए, नहीं कट रहा कोई बात नहीं। देखो ये 4 से 4 इज्जत से कट जाएगा, और कुछ भी कटेगा आप कहेंगे नहीं, तो इधर का गुणा कर लो, 10 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 50, और 7 तरीके कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 21। इसका मतलब समझ गए कि अगर इनकम 50 है तो सेविंग इसका 21 है। 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, तो आप कहेंगे 14,000 कितना है, 700। तो बताओ इक्का गुना है, तो आप कहेंगे सर ये 7 गुना, ये 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा तो 700 हो जाएगा। तो 700 का गुणा अगर आप इसमें भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो ये और 1 जीरो है, 1 2 3 जीरो, और 7 5 कितना हो जाएगा, 35। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 35,000, 35,000 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। ये था आपका दूसरा तरीका जिससे आपने इस क्वेश्चन को लगाया। ये था आपका मेथड नंबर 2। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो फिर मेथड नंबर 3 बताता हूं। मेथड नंबर 3 कोई अलग नहीं है, बस सारी चीजें यही है। क्या इस वाली बात को आप समझ गए, उसको क्या बोलते हैं, लाइन मेथड। इसी वाले चीज को आप कैसे तीसरे तरीके से आप लिख सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये था आपका दूसरा तरीका। अब तीसरे तरीके के बारे में हम बात करते हैं कि क्या है इसका तीसरा तरीका, उसके बारे में आपको बताता हूं। देखो अच्छा, अब ये कोई अलग तरीका नहीं, इसी को हम लाइन मेथड भी बोलते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जिससे मैं क्या बात आपको बताना चाह रहा हूं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि क्या अब बताओ कि अगर जैसे अगर ये 3:4 है तो क्या हम इसको 3/4 ऐसे नहीं लिखते हैं, आपको सर बिल्कुल लिखते हैं। मतलब अब इसी तरीके से इसको ऐसे अगर हम लिख देंगे तो चीजें थोड़ी सी और छोटे में हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा कि उस व्यक्ति की आय क्या थी, तो अगर हम लाइन मेथड से अगर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। उस व्यक्ति की आय पूछा तो आप मान लो उस व्यक्ति की आय कितनी है, x रुपए, तो x इंटू करा कि 20% अपने फ्रेंड को देता है। तो बताओ 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 20% का मतलब 1 बटा कितना होता है, 5। और देने का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर माइनस। इसका मतलब यही था कि 5 रुपए में अगर 1 रुपया दे दिया तो बचा कितना, 4 रुपए। फिर कह रहा है तथा शेष बचे हुए धन का 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 1/4। अब भाई को देता, देता का मतलब कम होता है, तो कितना हो जाएगा, 4 रुपए में अगर 1 रुपए दे देगा तो बचेगा कितना, 3 रुपए बचेगा। फिर कह रहा तथा पुनः शेष बचे हुए धन का 30%। 30% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 3 बटा कितना होगा, 10। इसका मतलब यही है कि अगर 10 रुपए में 3 रुपया दे दिया तो बचा कितना, 7। यही कह रहा कि लास्ट में कितनी बचत हुई, तो आप कहेंगे 14,000 कितना हो जाएगा, 700। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, कोई अलग तरीका नहीं है। उसी सक्सेसिव मेथड को बस हम दूसरे फॉर्मेट में लिख देते हैं एक लाइन में, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लाइन मेथड बोलते हैं। अब आपको ये समझिएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। अब 7 तरीके 21, आप 21 से इसको पूरा पूरा काट दोगे, कई बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर 700 बार में। ये पूरा पूरा देखो ऊपर 700 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो देन नीचे 5 है, यहां 10 है, और यहां कितना है, 700। तो कितना 10 5 कितना हुआ, तो आप कहेंगे 50। गुड़े कितना हो जाएगा, ऊपर 700 है तो गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 7 5 35, 1 2 3, 35,000। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
या ऑप्शन नंबर C। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर हम ये वाला तरीका लगाएं मेथड नंबर 3 की मेथड नंबर 2। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको मेथड नंबर 2 अच्छा लगेगा, कभी कभी आपको ये अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन का डाटा बताता है कहां पे कौन सा तरीका हम लगाएं, तो यहां पर दोनों तरीका आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेसिव का मेन मतलब क्या होता है, अभी आप पूरी बात आप समझ पाएंगे। पहले धीरे धीरे चीजों को आप समझने का प्रयास करिए। तो 3 तरीका बताया, लेकिन लगाने का तरीका दूसरा और ये तीसरा, ये कौन सा तरीका है? तो अब आप कहेंगे कि सर ये दैट इज मेथड नंबर कौन सा है? 3। तो या तो आप क्वेश्चन को 2 से लगाएंगे या तो मेथड नंबर 3 से लगाएंगे। बात समझ गए? अच्छा, सक्सेसिव में एक बात ध्यान रखना है, लाइन को वहीं चेंज करना है जहां पर रिमेनिंग शेष लिखा हो। बात समझ गए? तो अब इस वाली बात का मतलब होता है, कुछ लोग इस वाली बात को ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आगे जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो उस वाली बात को आप समझ पाएंगे कि इसका क्या मतलब है। बात समझ गए? तो एक क्वेश्चन हो गया, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 11 से 1/9%। अब बताओ, सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है 11 से 1/9। जैसे अगर आपने देखा 11 से 1/9, तो मैंने आपको पहले ही क्लास में आपको बताया कि इसका मान कितने के बराबर होता है। तुरंत आपके माइंड में ये वाली बात घूमने लगनी चाहिए, 1/9 भाई को देता है। फिर क्वेश्चन में तथा शेष बचे हुए भाग का 16 से 2/3% अपनी मां को देता है, तथा पुनः शेष बचे हुए भाग का 37.5% अपनी पत्नी को देता है। यदि अंत में उसकी बचत 22,500 रुपए है तो बताइए उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सारी वैल्यू हमने थोड़ी सी टफ रखा है, इसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू रखा है ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए। अगर जो लोग इस क्लास को नहीं समझ पा रहे हैं तो सबसे पहले आप बेसिक वाली क्लास देखिए, इसको मैंने डायरेक्टली बताया है कि इन वैल्यू को डायरेक्टली आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें इनकम के बारे में बात करें, तो सबसे पहले अगर हम यहां पर लिख देते हैं इनकम, सबसे पहले अगर हम यहां पर लिख देते हैं दैट इज, यहां पर इनकम लिख देता हूं। इनकम का मतलब ये हो जाएगा आय, और लास्ट में आपकी क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी। बात समझ गए? कह रहा है 11 से 1/9, बताओ इसकी वैल्यू डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/9। तुरंत मैंने बोला अगर 11 का मल्टीपल हो इसको हटा दो, 1/9 अपने मां को देता है, भाई को देता है, मतलब माइनस। इसका मतलब यही है कि अगर 9 रुपए में 1 रुपए दे देगा तो बताओ बचेगा कितना? 8 रुपए। फिर कहा तथा शेष, जहां शेष बोलेगा लाइन चेंज नीचे से लिखना है। शेष बचे हुए भाग का 16 सही 2/3%, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है? अब आप कहोगे सर 1/6। एक कैसे पता? मैंने आपको बताया है कि बताओ अगर 50% का मान, देखो मैं धीरे धीरे याद भी कराते चल रहा हूं, 50% का मान 1/2 होता है। अगर आप इसको 3 से भाग कर दोगे तो 3 से इसको भी भाग करना पड़ेगा। 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3 का मान कितना हो जाएगा? 1/6। तो मैंने पहले ही क्लास में इसको आपको बता रखा है, तो इस वाली बात को आप धीरे धीरे अगर आप जानेंगे तो डायरेक्टली कर पाएंगे। 16 से 2/3 का मतलब 1/6, यानी 6 रुपए में 1 रुपया दे दिया तो बताओ बचा कितना? 5। जब देने का सेंस होगा, कम होने का सेंस होगा तो माइनस, और जब कम ज्यादा का होगा तो वहां पर प्लस। तथा पुनः शेष का, देखो फिर शेष बोला मतलब लाइन चेंज नीचे से लिखना है। 37.5%, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप तुरंत बोलेंगे 3/8। क्या पहले क्लास में मैंने आपको ये वाली बात बताया है? आप कहेंगे हाँ सर। क्या मैंने बताया भाई? देखो 12.5% की वैल्यू तो आपको पता है ना, 12.5% की वैल्यू 1/8 मैंने आपको बताया। अगर ये नहीं पता है तो मैंने आपको ये भी बताया कि ये कहां से आता है? 25% से। 25% का मान 1/4 है, इसी का ये आधा है। देखो अगर आप इसी में 3 का गुणा कर दोगे, अगर आप इसमें 3 का गुणा कर दोगे तो 3 5 15, 12 यही 36 से कितना होगा? 37.5%, तो बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3/8। यानी अगर आपको 12.5 अगर पता है तो उसी का 3 गुना। धीरे धीरे ये चीजें आप समझ जाएंगे। ये अगर पहली क्लास अगर आप देखे होते तो आपको ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि चीजें कैसे हो रही हैं। इसका मतलब कि अगर ये 8 रुपए है और 3 रुपए दे देगा तो बताओ बचेगा कितना? 5 रुपए। बस ये सारी चीजें हो गई। ये सारी वैल्यू का मान आप ये समझ पाए, पहला क्लास देखिए डायरेक्टली आप निकाल पाएंगे कि इसको कैसे कर रहे हैं। बेसिक में मैंने आपको पहले ही क्लास में, परसेंटेज के पहले ही क्लास में मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें आपको बताया है। अब आपका जो कट रहा है उसको आप काट दो। कौन सा कट रहा है भाई? कुछ कट रहा है तो आप कहोगे हाँ सर ये 8 से 8 पूरी इज्जत से कट जा रहा है। अब कुछ भी कट रहा है नहीं, जो बचा उसका गुणा कर लो। 9 छक्का कितना हो जाएगा? तब आप कहोगे सर 54। अब 5 5 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 25। इसका मतलब 54 रुपया अगर इनकम थी तो उसके पास 25 रुपया बचा। क्वेश्चन में कहा अंत में उसकी बचत 22,500 है, मतलब इस 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो अब आप कहेंगे कि सर ये 22,000 कितना है? तो आप कहेंगे सर 500। 25 से काट दो, एक कै बार में कट जाएगा?
देखो 25 225 है तो 200 रहता है, 100 रहता है तो 4 बार में, 200 है तो 8 बार में, 25 और 9 बार में। इसका मतलब 9 बार में डबल जीरो है तो ये 900 हो जाएगा। तो 900 का इसी में आप गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डबल जीरो और 9 चौका 36 बचा 3 और 9 पचे 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48। तो ये हमारे क्वेश्चन का 48,600, 48,600 कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, बात क्लियर है? आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर पाएंगे। देखो, अगर यहां पर क्वेश्चन अगर कभी भी अगर यहां तक आप आ गए तो आप समझ गए यहां 54 है, तो डायरेक्टली हम समझ जाएंगे कि इसमें 9 है, तो बस 9 से कटने वाला नंबर समझ लेंगे। अगर इसके बाद हम नहीं करेंगे एग्जाम में अभी तो मैं आपको सहज बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, इसलिए सारा कैलकुलेशन कर रहा हूं। जब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आपकी निगाहें हमेशा गिद्ध की तरह ऑप्शन पे भी होना चाहिए कि अगर 9 से कटने वाला कोई एक ही नंबर है, 9 से कौन संख्या कटती है? जिसके अंकों का योग 9 से कटता है। देखो यहां पर 6 4 10 17 कटेगा, नहीं कटेगा। ये 5 और 9 2 11 कटेगा, नहीं कटेगा। 5 और 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 भी नहीं कटेगा। 8 4 12 6 18 यही कटेगा। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कर पाते तो, लेकिन पहले बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं इसलिए इस तरीके से भी समझ रहे हैं, और उस तरीके से भी धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस वाले में समझ पा रहे हैं। प्रैक्टिस में भी समझेंगे कि चीजें कैसे कैसे हो रही। तो 9 से कटने वाला नंबर भी आप देख सकते हैं डायरेक्टली। दूसरी वाली बात, ये धीरे धीरे ये वैल्यू आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। 11 से 1/9 की वैल्यू 1/9 होता है, इसका डबल 22 से 2/9% की वैल्यू 2/9। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास नंबर फर्स्ट आप देखिए, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप उसको नहीं देखेंगे पूरे मैथ के अंदर आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। बात समझ गए? चलो अच्छा, अब इसी को दूसरे तरीके से आप कैसे एक लाइन में कैसे लिख सकते हो? एक तरीके से तो हमने लिख लिया, अब इसी चीज को एक लाइन में लाइन मेथड में कैसे लगाओगे, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्वेश्चन बोला उस व्यक्ति की आय कितनी होगी, तो हम बता देते हैं भाई उस व्यक्ति की आय कितनी होगी। क्वेश्चन में कह रहा उस व्यक्ति की आय अगर x रुपए है, क्वेश्चन बोला 11 से 1/9, बताओ 11 से 1/9 का मतलब 1 बटा कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 1/9, 1/9 दे दिया तो मतलब 9 रुपए में 1 रुपया दे दिया, तो बताओ बचा कितना? तो आप कहेंगे 8 रुपए। फिर क्वेश्चन में कितना कहा? 16 सही 2/3, बताओ इसको आप क्या बोलोगे? तो आप कहोगे सर 1/6। इसका मतलब ये हुआ 6 रुपए में 1 रुपया दे दिया तो बचा कितना? 5 रुपए। फिर करा पुनः शेष बचे हुए भाग का 37.5%, बताओ ये कितना? 12.5 का 3 गुना है, तो ये 3/8 हो जाएगा। तो ये 3/8 हो जाएगा। तो 8 रुपए में अगर 3 रुपया दे दिया तो बताओ बचा कितना? 5 रुपया। यही क्वेश्चन में करा कितनी इसकी बचत है, तो आप कहेंगे कि सर 22,000 कितनी है, तो आप कहेंगे सर 500। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो भाई सॉल्व कर देता हूं, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो देखो आप 8 से 8 है, पूरा इज्जत से कट जाएगा। 5 5 कितना हुआ? 25। ये 25 नवा, ये 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा 900। तो x बराबर कितना होगा? तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो आप ये बोलेंगे 9 और 6 बचा, तो 9 6 का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 54। अगुड़े कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहां पर 900। ये हो जाएगा 0 0, 9 चौका 36 हो जाएगा, 3 9 पचे 45, 3 कितना हो जाएगा? 48। ये 48,600 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? बोलो भाई। तो उसी तरीके को आप मेथड नंबर 3 में, मतलब सक्सेसिव को ही एक लाइन में लिख देना ही वहां पर क्या कहलाता है क्वेश्चन में? ये आपका लाइन मेथड कहलाने लगता है। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% अपने भोजन पे खर्च करता है। देखो तुरंत ही जैसे 12.5 बोला, आपके दिमाग में तुरंत एक बात आ जानी चाहिए। बताओ 12.5 को आप क्या बोलते हो? आप कहोगे सर 1/8। कैसे पता? अगर नहीं पता तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता होनी चाहिए कि हमको 25% बहुत आसानी तरीके से पता, 1/4 इसी का आधा होता है। मैं बार बार इसलिए भी बता रहा हूं ताकि आप पूरी बात समझ पाओ। बताओ 12.5% को आप क्या बोलोगे? तो 12.5% को आप क्या बोलोगे? 1/8। पहला क्लास आप जरूर देखें, ठीक है। 1/8 कितने परसेंट पे भोजन पे खर्च करता है, तथा शेष बचे हुए भाग का 20% यात्रा पर खर्च करता है, तथा पुनः शेष बचे हुए धन का 16 सही 2/3, बताओ इसको क्या बोलोगे? 1/6। अभी जस्ट पीछे मैंने बताया। मनोरंजन पे खर्च करता है, यदि उसका कुल खर्च, अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, उसका कुल खर्च कितना है? 35,000 रुपए है। तो कह रहा बताओ उसकी आय क्या है? ये वाली बात कहा। चलो उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन में यहां पर लिख लेते हैं। तो अगर हम बात करें, यहां पर एक जगह मैं लिख लेता हूं इनकम, एक जगह मैं यहां पर इनकम लिख लेता हूं, और एक जगह यहां पर पीछे क्या लिख देता हूं? सेविंग। अंत में क्या होती है? बचत होती है। अंत में आदमी की क्या होती है? बचत होती है। करा 12.5, बताओ 12.5 को आप क्या बोलोगे? तुरंत आप समझ जाओगे 1/8। कैसे मैं लिख रहा हूं 1/8? पहले क्लास को आप जाके देखो, समझ जाओगे। 1/8 इसका मतलब 8 रुपए की वस्तु को 1 रुपए कम में बेचा तो कितने में हो जाएगा? 7 में। भोजन पे खर्च करता है तथा शेष, देखो फिर शेष बोला, शेष बोला, इसका मतलब लाइन, जहां जहां शेष बोलेगा लाइन चेंज। 12.5 को हम क्या बोलते हैं? 1/8।
शेष बचे हुए धन मतलब नीचे वाली लाइन से लिखना है, भाग 20%। बताओ 20% तो आसान वैल्यू है, एक बटा कितना होगा 5। इसका मतलब 5 रुपया है तो उसमें से 1 रुपया घटा दो तो कितना बचेगा 4 रुपये खर्च करता है। तथा पुनः शेष, यहां शेष बोला मतलब फिर लाइन चेंज, बचे हुए धन का 16 सही 2/3%। बताओ 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है 1/6। इसका मतलब 6 रुपए में 1 रुपया खर्च कर दिया तो बताओ कितना हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर दैट इज 5 रुपीज, 5 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि उसका कुल खर्च 35,000। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लड़के यहां पे गलती कहां करते हैं। अब इसको क्वेश्चन में तो सॉल्व कर देते हैं लड़के, अब कैसे सॉल्व करते हैं, जो कटता है उसको काट देते हैं। देखो ये 5 से 5 कट जाएगा और 4 दूना कितना होगा 8। तो बताओ कुछ और कट रहा है नहीं, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और यहां कितना हो जाएगा 7। क्वेश्चन में कहा यदि उसका कुल खर्च 35,000। अगर आप ऐसा करते हैं, कुछ लड़के क्या करते हैं 7 यूनिट की वैल्यू 35,000 दिया है तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी। तो अब आप कहेंगे सर 5,000, अब 12 पांचे कितना हो जाएगा, तो 5,000 का गुणा कर देंगे तो 12 पांचे कितना हो जाएगा 60,000। और जो लड़के 60,000 ये लगाते हैं ये आपका आंसर क्या होता है गलत हो जाता है। अब आप कहोगे सर क्यों गलत हो जाता है, आपको हर एक चीज आते हुए छोटी सी बात को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी सारी चीजें गलत हो जाएंगी। कहेंगे सर ऐसा क्यों, देखो यहां बोला कुल खर्च 35,000 है। अब बताओ या क्वेश्चन में ऑप्शन आपका मिल गया तो आप समझते हैं सही करके आ जाते हैं, नहीं ये चीज गलत हो गई। कैसे, देखो ये इनकम 12 रुपए है, 7 रुपए उसकी बचत है। तो अगर हम बात करें कि बताओ क्वेश्चन में यह कह रहा है कि यदि उसका कुल खर्च 35,000 है, यानी ये जो 35,000 है वो क्या है कुल खर्च। तो बताओ आपने तो 7 से लिखा, तो 12 रुपए कमाता था, 7 रुपए बचाया तो खर्च का रुपए किया 5 रुपए। तो आपने तो इससे कंपैरिजन कर दिया, तो खर्च की तुलना खर्च से होगी, बचत की तुलना बचत से होगी, इनकम की तुलना इनकम से। तो बताओ जो व्यक्ति अगर 12 रुपए कमाता है, 7 रुपए अगर बचत करता है तो बताओ उसका खर्च कितना हुआ। तो आप कहेंगे 12 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 रुपए क्या है, तो आप कहेंगे सर उस व्यक्ति का क्या है, तो आप बोलेंगे उस व्यक्ति का खर्च है। इसको यहां लिख दीजिए या रहने दीजिए। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 35,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 7,000। तो बताओ अगर बोलेगा कि बताओ उसकी कुल बचत कितनी है, तो 7 7 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर ये 49,000। कैसे, इसी 7,000 का गुणा इधर वाले में कर देंगे। अगर इनकम पूछेगा तो इनकम वाले में इसी 7,000 का गुणा कर देंगे। तो 12 7 कितना हो जाएगा, 12 7 कितना हो जाएगा 84,000। ये हो जाएगा 84,000, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 84,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए होगा। बात समझ गए। तो ये जो वैल्यू दिया है ये 5 यूनिट, ये आपका क्या दिया है, ये खर्च की वैल्यू दिया हुआ है। बोलो भाई बात सभी लोग समझ गए, बोलो बात समझ गए। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे लाइन मेथड से नहीं लगा, बिल्कुल लग सकता है, उससे भी लगा के आपको दिखा देता हूं। देखो ये तो इस तरीके से आपने लगाया, अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लाइन मेथड से अगर आप लगाना चाहोगे तो उस तरीके से भी आप लगा सकते हो। लगा देता हूं उस तरीके से। अब बताओ क्वेश्चन में करा एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5%, लगा देता हूं भाई क्वेश्चन में ये कहा 12.5%। बताओ 12.5% का मतलब 1 बटा कितना हुआ 8। 8 रुपए में 1 रुपया खर्च किया तो बचत कितना हुआ, तो आप कहेंगे 7। यानी अगर हम बात करें तो अगर आप यहां पर ये वाली बात कहेंगे 8 रुपए में 1 रुपया खर्च किया तो बचत कितना हो जाएगा। तो यहीं पर अगर नीचे वाली वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे कि 8 रुपए इनकम है, 1 रुपए खर्च है, तो इसकी बचत कितनी हुई 7। यानी अगर हम बात करें कि जो वैल्यू अगर आप यहां नीचे 8 लिख रहे हैं और ऊपर क्या लिख रहे हैं 7। अब फिर क्वेश्चन में अगली वाली लाइन आप क्या लिखते हैं, शेष बचे हुए धन का 20%। 20% का मतलब 1 बटा क्या होता है 5। 5 रुपए में 1 रुपया खर्च किया, बताओ 5 रुपए में बचा कितना, तो आप कहेंगे 4। फिर अगली वाली लाइन कितना है, शेष बचे हुए धन का 16 सही 2/3, 1/6। इसका मतलब 6 रुपए में 1 रुपया कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो अब बताओ अब आप लिख क्या रहे हो, तो नीचे आय लिख रहे हो और ऊपर 8 रुपए में से 1 रुपया खर्च हो गया तो ऊपर बचत। यानी अगर हम बात करें ये पूरी बातें आप क्या लिख रहे हो, तो आप यही कहोगे कि सर हम नीचे नीचे हम उसकी आय लिख रहे हैं, नीचे हम उसकी क्या लिख रहे हैं आय, और ऊपर उसकी क्या लिख रहे हैं बचत। यानी हमारा ये जो अनुपात आएगा वो आय और बचत का आएगा। तो काट पीट देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बताओ ये 5 से 5 कट जाएगा और कुछ भी कटेगा, आप कहेंगे हाँ 4 दूना कितना होगा 8। तो बताओ बचा कितना, तो आप यही कहेंगे कि सर 7 बटे कितना हुआ 12। मतलब 12 रुपए में अगर कोई व्यक्ति 7 रुपया बचाता है तो खर्च कितना करेगा, तो अब आप कहेंगे सर 5 यूनिट। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 5 यूनिट की वैल्यू 35,000 है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितने यूनिट की वैल्यू, आय पूछा, अगर आय पूछा तो हम 12 यूनिट की वैल्यू बता देंगे। 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,000। तो 12 7 कितना हो जाएगा? तो आप यही बोलेंगे 84,000 रुपए। ये 84,000 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाए। अगर बोलता बताओ उस व्यक्ति की बचत कितनी होती, तो ये तो आपकी क्या है? तो अब आप कहेंगे कि सर आय पूछा तो आय हम 12 यूनिट की वैल्यू बताए, लेकिन अगर हमसे ये वाली बात पूछेगा कि बताओ उस व्यक्ति की बचत कितनी होगी, तो बचत कई यूनिट है? तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 7 कितना हो जाएगा? 49,000। अगर हमसे बचत पूछता है तो हम बता देंगे कि 49,000 होगा, लेकिन वो पूछा नहीं तो हम इस तरीके से इसको बता सकते हैं। क्या ये वाली बात समझ गए सभी लोग? तो नीचे आपने इनकम रखा, ऊपर आपने सेविंग रखा, तो जो अनुपात आएगा वो सेविंग और किसका आएगा? इनकम का आएगा। बात समझ गए? क्या ये वाली बात कुछ आप समझ पा रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया है। अब आप इसको टाइप नंबर 2 समझिए। टाइप नंबर 2 तो नहीं है, बस इसको आप समझिएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, सक्सेसिव का मेन मतलब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी तक सक्सेसिव का मेन मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया कि सक्सेसिव कैसे आपको लगाना है, उस वाली बात को पहले ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बोला, देखो मैंने आपको बोला कि सक्सेसिव कैसे लगाना है। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान, सक्सेसिव कहां कहां लगेगा इसको थोड़ा, इसकी 3 कंडीशन होती है। अब इसकी रियलिटी पूरा समझ लो कि कहां कहां। पहली वाली बात, पहली वाली चीज क्या होनी चाहिए? तो अब आप कहोगे कि सर ये जो पहली वाली बात होनी चाहिए, ये शुरू और अंत का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कौन सा? तो अब आप कहेंगे कि सर वहां पर शुरू और अंत का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी वाली बात आपने क्या कहा कि सर हम लाइन को चेंज करके लिख रहे थे। आपने क्या कहा, क्या कहेंगे कि सर आप लाइन को चेंज करके लिख रहे थे। कुछ लोग इसको ए बी रूल भी बोलते हैं, ए बी रूल भी बोलते हैं। तो लाइन चेंज कहां करना है, इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जहां पर रिमेनिंग लिखा होगा, ध्यान से समझिएगा, यही वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। यही टाइप नंबर 2 आपको बनाया। मैंने आपको क्या कहा कि भैया लाइन वही चेंज करना है जहां पर क्या लिखा हो, रिमेनिंग। रिमेनिंग या क्या हो जाएगा, शेष लिखा हो। कभी कभी शेष लिखा होता है, कभी कभी नहीं, कभी कभी इनडायरेक्ट रूप से शेष लिखा होता है। ठीक है, तो शेष लिखा हो। अब तीसरी वाली चीज क्या होती है, प्रोडक्ट। रिमेनिंग आपका सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। अब आप कहोगे सर ये वाली बात नहीं समझ पाए। तीनों बात को मैं आपको समझा देता हूं। शुरू और अंत तो समझ गए, पहले बता दिया। लाइन कहां चेंज करना है, जहां शेष हो, शेष लिखा हो। अब प्रोडक्ट गुणा करते हैं। जैसे मैं अगर मैं आपसे बात करूं कि जो भी बात अगर हम ऐसा लिख रहे थे, जैसे अगर हमने कहा कि अगर हम यहां पर इनकम, थोड़ा ध्यान से समझ लो, अगर मैं यहां पर इनकम लिख रहा था और यहां पर मैं सेविंग लिख रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, जैसे मान लो अगर ये 5 से 4 हो गया और ये 8 से 7 हो गया, अब मान लो कि अगर ये 6 से 5 हो गया, तो हम क्या कर रहे थे, हमने कहा लाइन कब चेंज करते हैं, रिमेनिंग। अच्छा, इधर वाली लाइन का हम क्या करते हैं, गुणा। देखो इधर वाली जो कटता है काट लेते हैं, इधर वाली लाइन का हम क्या करते हैं, तो अब आप कहेंगे कि सर प्रोडक्ट। गुणा करते हैं कि जोड़ते हैं, आप कहेंगे प्रोडक्ट। इधर वाली भी लाइन का हम क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सर प्रोडक्ट। तो यही वाली बात आप समझ गए कि सक्सेसिव का मतलब शुरू और अंत, लाइन चेंज कहां करेंगे, जहां रिमेनिंग और शेष लिखा होगा। अब प्रोडक्ट का मतलब गुणा, इस वाली लाइन का क्या होता है, गुणा होता है। ये वाली बात आप समझ गए। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि मतलब लाइन, इस वाली बात को अभी फोर्स में करूंगा, इसी पर क्वेश्चन है। लाइन वही चेंज करते हैं जहां पर रिमेनिंग लिखा होगा। बस इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? चलते हैं क्वेश्चन पे। चलो, अब टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन बोल सकते हो या डायरेक्टली हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस सेम क्वेश्चन उसी तरीके का अगर आप उस तरीके से लगाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। करें, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 16.2/3%। अब बताओ, फिर 16.2/3 दे दिया, बताओ इसको आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर 16.2/3 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 1/6 भोजन पे खर्च करता है तथा शेष बचे हुए भाग का। देखो यहां शेष बोला, अब थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने बोला लाइन वही चेंज करना है जहां पे शेष लिखा है। तो शेष बचे हुए भाग का 17% दवा पे खर्च करता है। और इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही है, और अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझना, और 23% शिक्षा पर खर्च करता है तथा पुनः शेष धन का 10% यात्रा पर खर्च करता है तथा यदि अंत में बचा हुआ भाग अपने बैंक में जमा कर देता है, तो बताइए उसकी आय और खर्च। ध्यान से समझना, जो पूछा है ये खर्च और आय, आय और खर्च का अनुपात क्या होगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो उसी तरीके से आप लगाएंगे। इसमें एक चीज और लग गया है और कोई भी नहीं, और सारी बातें सेम टू सेम है। एक जगह हम क्या लिखते हैं बेटा, एक जगह हम क्या लिखेंगे, यहां पर इनकम लिखेंगे। इतना मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूं, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आज तक आप कभी नहीं पढ़े होंगे। तरीका तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इतना क्लियरिटी तरीके से आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इनकम है और लास्ट में आपकी क्या है, लास्ट में क्या होती है, सेविंग। अच्छा, अंत में बचत ही होती है, अंत में खर्च नहीं होता, अंत में बचत ही होता है।
कह रहा है 16/2/3%। मेरी बात को ध्यान से समझेगा, 16/2/3% की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 1/6। इसका मतलब यही है कि अगर 6 रुपए था तो 6 से कितना हो जाएगा? 5। ध्यान से समझिएगा, 16/2/3 का मतलब 1/6, 6 से 5। भोजन पे खर्च करता है तथा शेष, ध्यान से समझिएगा, तथा शेष बचे हुए धन, मतलब अब नीचे से लिखना है, शेष बचे हुए धन का 17% दवा पे खर्च करता है। कुछ लोग अब क्या करते हैं कि 17% का मतलब 17/100 लिख देते हैं और 100 रुपए यहां से लिखते हैं और दवा पे खर्च हुआ तो 100 में से 17 अगर घटा देंगे तो यहां पर 83 लिखते हैं और यही चीज यहां पर क्या होती है? गलत हो जाती है। अब फिर 23% के लिए ऐसे लिखते हैं कि अगर 23% है, आपके भी माइंड में ये वाली बात आ रही होगी। अब कहेंगे सर आपको कैसे पता? क्योंकि जब मैं अगर ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो लड़के यही गलतियां करते हैं। और फिर इस तरीके से लिखेंगे कि अगर 100 है, इसमें से 23 अगर आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 77 हो जाएगा। आइए 100 से अगर आप 77 लिखेंगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? गलत। तो मैंने आपको क्या बताया, इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझना। लाइन वही चेंज करना है जहां पे शेष, देखो शेष तो नीचे से लिखेंगे, बचे हुए भाग का 17% दवा पर और देखो और 23% शिक्षा पे खर्च करता है। यानी अगर हम बोले शेष यहां पर है, शेष के बाद 17% और 23% शिक्षा पे खर्च करता है तथा पुनः शेष, देखो फिर यहां पर शेष है। यानी आपने क्या समझा, ये शेष और ये शेष, इसके बीच में 17% और 23% है, मतलब 17% और 23%, और का मतलब क्या होता है? प्लस। यानी आपने क्या समझा, इन दोनों को एक साथ लेना है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि 2 और 3 मिलकर क्या होगा, तो आप कहेंगे 5, मतलब उसको जोड़ना है। तो 17 और 23% शिक्षा पे खर्च करता है, मतलब इन दोनों को एक साथ लेना है। तो बताओ 23 और 17 को अगर आप एक साथ ले लेंगे तो 23 और 17 कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे सर 40%। 40% का मतलब एक बार लिख देता हूं, कुछ लोग इस वाली बात को नहीं समझ पा रहे होंगे। तो जब अगर आप बोलेंगे कि ये 17% है, 17% आप प्लस कितना हो जाएगा? दैट इज 23% बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 40%। 40% का मतलब क्या हो जाएगा? 2/5। इसका मतलब अगर 5 रुपए है तो 2 रुपए खर्च हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 3। अब आप यहां पर आ गए, इतना खर्च करता है। फिर कह रहा है तथा शेष धन का, देखो अब शेष बोला मतलब लाइन चेंज, अब नीचे से 10% यात्रा पे खर्च करता है। बताओ 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 1/10। इसका मतलब 10 रुपए में 1 रुपया खर्च करेगा, तो बताओ बचेगा कितना? 9। यानी आपको समझना कहां पे था? इसी वाली लाइन में आपको बस यहीं पे समझना था, दूसरी वाली लाइन में, कि इन दोनों को एक साथ जोड़ करके लिखना है। 10% यात्रा पे खर्च करता है, यदि अंत में बचा हुआ भाग बैंक में जमा करता है। तो अब आ जाते हैं, क्वेश्चन पहले की तरह हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं भाई, क्वेश्चन को अब सॉल्व कर देते हैं, सेम चीजें वैसे ही हैं। बताओ कुछ कट रहा, आप कहेंगे हाँ सर ये बिल्कुल कट रहा है। अब 3 दूना कितना होगा? 6। बात समझ गया? और कुछ कट रहा है? नहीं। तो आप कहेंगे कि 10 दूना कितना हुआ? 20, और कितना होगा? 9। अगर आप यही आंसर बता देंगे कि ये 20/9 होगा, देखो ये भी दिया हुआ 20/9, ये चीज गलत हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, जो आप बताएंगे ये आय और खर्च का और ये इनकम और सेविंग का है, इसका मतलब हम समझ गए। तो आय तो ठीक है, तो 20 रुपया कमाता है तो 9 रुपया बचाता है, तो खर्च कितना होगा? तो आप यही कहेंगे कि सर अगर हमको निकालना है आय का, अगर हमको आय का और खर्च का, तो आय और खर्च बताओ कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये 20 हो जाएगा, और 9 रुपया अगर इसमें से घटा देंगे कितना होगा? 11, क्योंकि जो व्यक्ति 9 रुपया बचाएगा तो 11 रुपए खर्च किया होगा। तो 20/11 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ गए कि नहीं? यानी आपने क्या समझा, इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था वो ये था, जहां पर ये और लिखा है, जहां पर ये और लिखा है, यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट था कि जहां पर और लिखा था उन दोनों वैल्यू को हमको क्या करना था? जोड़ना था। यानी लाइन वही चेंज करना है जहां पर रिमेनिंग लिखना है। इसलिए मैं बार बार आपको शुरू जब से मैं क्लास शुरू किया वहीं से बता रहा था कि लाइन वही चेंज करते हैं जहां पर रिमेनिंग लिखा हो। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कल को पूछता कि इनकम और सेविंग का अनुपात, तो 20/9 हो जाता। कभी कभी ये भी पहले, बस ध्यान रखना, इसका जिसका नाम पहले होगा, पहले आय है अब बाद में खर्च, तो पहले आय लिखेंगे फिर खर्च लिखेंगे। जिसका नाम पहले होता है उसकी वैल्यू पहले, जिसका नाम बाद में होता है उसकी वैल्यू कहां लिखते हैं? बाद में लिखते हैं। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो हाँ या ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। एक क्वेश्चन और इसका शानदार से मैं आपको लेके चलता हूं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय को 7/3 के अनुपात में भोजन पे खर्च करता है। देखो थोड़ा सा अनुपात में आपको दे दिया, मतलब 7 रुपए में 3 रुपए खर्च करता है। उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो एक जगह आप लिख दो इनकम, ध्यान से समझिएगा, एक जगह आपको इनकम लिखना है और एक जगह, इस क्वेश्चन में तो बहुत लड़के ही गलती करते हैं क्योंकि इसमें इतना बढ़िया नंबर दिया है कि लड़के इसको डायरेक्टली लिखते हैं।
7:3 के अनुपात में, मतलब कि अगर 7 रुपया है, अगर उसमें 3 रुपया खर्च करता है तो बताओ बचत कितना होगा? 4। अरे भाई 7 रुपया में 3 रुपया खर्च कर दिया तो बचत कितना होगा? 4 रुपए। भोजन पे खर्च करता है तथा शेष, देखो जैसे शेष बोला ध्यान से समझेगा, शेष यहां पर है तो लाइन चेंज। बचे हुए भाग का 33 से 1/3% यात्रा पर खर्च करता है अकरा, और 25% भोजन पे खर्च करता है तथा शेष, देखो शेष यहां शेष यहां। अब बताओ इस दोनों शेष के बीच में 33 से 1/3% और 25% दो वैल्यू है, क्या इसको अलग अलग लिखोगे कि एक में जोड़कर? तब आप बोलोगे सर जोड़कर। क्यों? क्योंकि लाइन वही चेंज होगा जहां पर ये चीजें कहां, जहां पर शेष लिखा होगा। तो अब बात समझ गए? तो अब मैं आपको बार बार क्या बात बताना चाह रहा हूं कि यहां शेष है, यहां शेष, इस शेष के बीच में 33 से 1/3% और 25%, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। सबसे पहले बताओ 33 से 1/3 को क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 1/3। क्यों? 11 का मल्टीपल मैंने आपको बताया था, हो तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, चलो। तो अब मैंने क्या बोला? शेष बचे हुए भाग का, तो नीचे से कितना? अब यही वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, 33 से 1/3। बताओ आप इसको क्या बोलोगे? तो आप कहोगे सर 33 से 1/3 को हम क्या बोलेंगे? 1/3। अब प्लस इसको 1/3, अब प्लस 25% को आप क्या बोलोगे? 1/4। इसको जोड़ोगे तो कितना होगा? 4 इकाई 4 और 3 इकाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इकाई 4 3 इकाई 3, तो 4 3 कितना होगा? 7। अब बटे इनका गुणा कर देंगे 12। जोड़ते कैसे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इकाई 4 3 इकाई 3, 4 3 7, अब बटे कितना होगा? 12। इसका मतलब यही है कि अगर ये 12 है तो इसमें से कितना बचा? तो आप कहेंगे 7। यही वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी। ये कभी नहीं करेंगे कि 33 से 1/3, 3 से 2 अलग अलग लिखेंगे, तो वो चीज गलत हो जाएगा। बात समझ गए? फिर करा शेष, तो नीचे लाइन 12.5% दान में दे देता है। बताओ 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8 दान में दे देता है। इसका मतलब यही है 8 रुपए में 1 रुपया दान में दे दिया तो बचा कितना? 7 रुपए। अंत में उसकी बचत 4,000 रुपए। देखो यही कहा, उसकी बचत दिया तो बचत की तुलना बचत से हो जाएगी। सारी बातें सेम टू सेम है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्व कर देते हैं इस चीज को। कुछ कट रहा, आप कहेंगे हाँ सर 7 से 7 पूरा कट जाएगा। देखो ये 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूना 8। कुछ लोग कहेंगे 12 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 दूना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 24। ये कितना हो जाएगा? आपका कितना हो जाएगा? 7। ये कितना हो जाएगा? 7। कुछ गड़बड़ दे दिया क्या? यदि उसकी बचत कितनी है? 4,000 रुपए, इनकम ये 7:3, तो ये 7:3 4 हो जाएगा। भोजन पे खर्च करता है, शेष बचे हुए भाग का 33 से 1 इतना यात्रा पे खर्च करता है तथा शेष बचे हुए भाग का 12.5% दान में दे देता है। यदि अंत में उसकी बचत 4,000 रुपए हो तो बताइए उसकी बचत क्या होगी? तो 1/3 सही जोड़ा था ना मैंने? एक बार देख लेता हूं, 1/3 और 1/4, तो ये 7/12, तो 12 में से 7 जाएगा। अच्छा यहां गड़बड़ हो गया था, देखो ये 7/12 था, तो 12 में से 7 जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा? 5। यहां पर ये चीजें गड़बड़ हो गई थी, जो मैं यहां पे जोड़ा था यहां पे ये चीजें गड़बड़ हो गई थी। फिर से मैं लिख देता हूं, इस चीज को फिर से लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझ लो। आप लोग बताते भी नहीं हो कि चीजें गड़बड़ हो रही हैं। चलो क्वेश्चन में 7:3 का मतलब इस 7 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 4। शेष बचे हुए धन का, तो उसको मैंने जोड़ा था 33 से 1/3 को, तो 1/3 प्लस कितना होगा? 1/4, तो 4 इकाई 4 3 7, 7 बटे कितना हो जाएगा? 12। तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। देखो ये वाली बात घटा करके लिखना है ना। अब फिर कर 12.5%, 8 8 से कितना हो जाएगा? 7। बस आप इस चीज को समझ गए, बस आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। कुछ कट पिट रहा है? कहोगे हाँ सर 7 से 7 पूरा कट जाएगा। और 4 दूना कितना होगा? 8, तो 12 दूना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 24। और यहां कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर 5। क्वेश्चन में कहा यदि उसकी बचत 4,000 रुपए है, तो इसका मतलब बचत है ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो अब आप कहेंगे सर ये 4,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 से काट देंगे, 5/40, 800 हो जाएगी। तो 2400 में अगर हम इसमें अगर 800 का गुणा कर दें, आंसर हो जाएगा 00, 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 दूना 16, 3 कितना हो जाएगा? 19,200। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? बोलो भाई, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब बताओ। तो थोड़ी सी यहां पर ये वाली बात ध्यान से समझना, यहीं पर आपको ये जो दूसरी वाली लाइन है ना, इसी वाली बात को आपको ध्यान देना था। यहां पर ये चीजें कि ये चीजें ऐसे होती हैं, मतलब यहां पर आपने क्या समझा? लाइन वही चेंज करना है जहां पर क्या लिखा हो? रिमेनिंग लिखा हो। बात समझ गए? बोलो बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सीजल में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ पैसा लगाकर एक बिजनेस शुरू करता है तथा वह पहले वर्ष के अंत में 60% लाभ कमाता है तथा वह उसी वर्ष अपनी कुल प्राप्त धनराशि का आधा दान में दे देता है। उसने यह प्रक्रिया दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष बची हुई राशि के साथ किया। देखो, यही कहा कि शेष बची हुई राशि के साथ किया। यदि तीसरे वर्ष के अंत में उसके पास कुल इतना रुपए शेष बचे हों तो बताइए उसके पास प्रारंभ में कुल कितना रुपए था। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं उसी तरीके से आपको ये करना है। देखो, ये वाली बात कर रहा है कि एक जगह हम इनकम लिख देते हैं, एक जगह हम यहां पर इनकम लिख देते हैं, और एक जगह हम लास्ट में हम यहां पर क्या लिख देते हैं, ये वाली बात कर रहा है कि लास्ट में हम सेविंग लिख देते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ पैसा लगाकर एक बिजनेस शुरू करता है, पहले वर्ष के अंत में 60% का लाभ होता है। इसका मतलब यही कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए लगाता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 100 रुपए लगाया तो कह रहा है उसको लास्ट में कितना रुपए मिलेगा, तो कह रहा है 160 रुपए मिलेगा। यही तो कह रहा है कि 60% लाभ का मतलब 100 रुपए लगाएगा तो 160 मिलेगा, लेकिन कह रहा है उसमें से आधा दान दे दिया। तो बताओ 160 में से अगर आधा दान दे देगा तो कितना बचेगा। तो 100 रुपए में अगर 160 में से 100 रुपए लगाया था, 160 मिला था, अगर 80 उसमें से अगर 60 में से 160 में से आधा दान दे देगा 80 रुपया, तो बचेगा कितना, 80। यानी अगर आप फाइनली अगर हम बात करें तो आप यही कहोगे कि सर 100 रुपया था और लास्ट में हमारा कितना बचा, 80। तो अगर हम बोले अगर इसका अनुपात अगर हम ले लें, इसका नहीं, अगर 100 रुपए था तो फाइनली हमारे पास क्या रुपए बचा, 80 रुपए। अरे भाई 100 रुपए था, बढ़ के 160 हुआ था, 80 दे दिया तो बचा 80। मतलब अगर 20 पांचे 100, अब 20 चौका कितना होगा, 80। यानी अगर हम बात करें कि इसी तरीके से पहले साल में 5 रुपया अगर हमने लगाया था तो लास्ट में हमें टोटल 4 रुपया मिला। तो ये तो पहले वर्ष के अंत में यही करा प्रक्रिया कितना, दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष बची हुई राशि के साथ हुआ। यानी जहां जहां शेष बोला दूसरे तीसरे, तो लाइन चेंज करके, तो इसी चीज को आप क्या बोल सकते हो कि 5 से कितना होगा, 4। अब 5 से कितना होगा, 4। ये पहले साल, ये दूसरे साल और ये तीसरे साल। तो मैं बोल रहा हूं कि जब तीनों साल सेम है तो 3 बार क्यों लिखोगे। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि 5 गुणे 5 गुणे 5 है, तो आप कहोगे 3 बार क्यों लिखोगे, 5 का क्यूब लिख दो। अगर मैं बोलूंगा कि अगर x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे 4 बार है, तो आप कहोगे x के पावर 4 लिख दो। तो उसी प्रकार से जब अगर ये 3 बार है तो हम इसको 3 बार ना लिखते हुए बस अगर हम ये कहेंगे कि इसके पावर भी 3 लगा दो, इसके पावर भी 3 लगा दो, तो बताओ कितना होगा। तो अब आप कहेंगे सर 125 हुआ और 4 चौका 16 कितना हो गया, 64। अब करा उसके पास कुल इतना रुपए शेष बचे हो। देखो ये बचने वाली बात कर रहा है कि 15,360 रुपए बचे हो। तो बताओ बचने की तुलना बचने से होगी। तो अगर हम बात करें, देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, तो अब आप इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो अगर हम कहें कि जो 15,360 है, ये 15,360 है, ये कई यूनिट की वैल्यू है। तो आप कहेंगे बचत की तुलना बचत से, यानी 64 यूनिट की वैल्यू है, हमको कितने यूनिट की वैल्यू निकालना है। आप कहोगे सर 125। देखो जैसे 125 आया ना, मैं बोलूंगा 125 नहीं लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा इसको आप हटा दो। इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, तो अब आप कहोगे सर 1000, अब बटे कितना हो जाएगा, 8। ये वाली बात मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, कहीं 25 लिखा हो, 125 लिखा हो और कितना लिखा हो आपका 625 लिखा हो, सारी चीजें मैंने आपको बताया था। पहले आप इसको कैलकुलेशन करो, अभी मैं इसके बारे में बात करता हूं। 125 नहीं लिखना है, बल्कि इसके जगह आप ये लिख दो, इसके जगह हमने ये लिख दिया। बताओ सॉल्व कर दो, क्वेश्चन कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देता हूं। जब सॉल्व करेंगे 8 से काट देता हूं तो ये हो जाएगा 8 इकाई 8 हो जाएगा। कितना बचा 7, 8 इकाई 8 बचा कितना 7, 8 तो 8 9 72 हो जाएगा। 1 अच्छे 8 दूना 16, ये हो जाएगा 1920। फिर 8 से इसको काट देता हूं, इसको 8 से तो 8 64 हो जाएगा। इसको नहीं डिस्टर्ब करना है। फिर कितना हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, 3 8 चौका 32 और 0 हो जाएगा। 8 3 के 24, देखो ये 30। तो बचा कितना, आप कहेंगे यहाँ 30 और यहाँ 1000। तो बताओ कितना हो जाएगा, 30 पर 1 2 3 0 और बढ़ जाएगा 30,000। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ गए। ये वाली बात मैं आपको बता देता हूं 125 की जगह हमने ऐसा क्यों लिखा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखो अगर हमने ये बताया कभी भी किसी संख्या में, 2-3 बातें आप जान लो। अगर कभी भी किसी भी संख्या में अगर 10 का, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, किसी भी संख्या में अगर 25 का गुणा करना हो, अगर किसी भी संख्या में 25 का गुणा करना हो तो आप उसके 100 बटा क्या लिखो 4, उसके जगह इसका गुणा करो। अगर कभी किसी संख्या में 125 का गुणा करना हो तो आप 1000 बटे क्या लिखो, तो आप कहोगे सर 8। बात समझिए। अगर किसी संख्या में 625 का गुणा करना हो तो आप इसको क्या लिखो, 10,000 बटे क्या लिखो 16। इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर ये भी बात समझो, अगर किसी संख्या में 10 का गुणा करना हो तो इस तरीके से 25 का
25 वाला तो मैंने बता ही दिया। और किसी संख्या में अगर 25 का गुणा करना हो तो 100/4, 125 का गुणा करना हो तो 1000/8, 625 का गुणा करना हो तो ये, इससे थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन क्या होता है, आसान। यही वाली चीज देखो मैंने यहां पे लगाया है, 125 की जगह हमने क्या लिखा है, 1000/8, जिससे थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन क्या हुआ, आसान हो गया। बोलो भाई, बात सभी लोग समझ पाए? ठीक है, तो इसमें ये वाला टाइप आपका थोड़ा सा कंप्लीट हुआ। अब इसी आधारित पर, ये नहीं कि ये आपका सक्सेसिव खत्म हो गया, यही चीज आगे भी यहां पर लगेगा। तो इसमें अब हम लोग बात करेंगे इसी टाइप में, अभी कोई टाइप नहीं बदला, बस नाम बदला। नाम बदलने से उसके रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जितने रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन, स्क्वायर वाले क्वेश्चन, सर्कल वाले क्वेश्चन, कोन वाले, शंकु वाले क्वेश्चन आते हैं, सब इसी पे आपके लग जाएंगे। तो अगले क्लास से हम लोग बात करेंगे कि ये चीजें कैसे होंगी, और तरीका अब नहीं बदलेगा। ये सक्सेसिव मेथड पूरा 40% क्वेश्चन आपका परसेंटेज का आपको लगा देगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको शेयर भी करना है, ठीक है। तो दोस्तों को बताइए कि आपको एक अलग तरीके से आपके अंदर थोड़ा सा जोश जुनून आया कि नहीं, इस तरीके को पढ़ करके। जो तरीका अभी तक आपको कुछ कंफ्यूजन दे रहा था, कुछ और आपको क्लियर हुआ कि नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमको बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।